जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक का परीक्षा 2023 में बोर्ड में देने वाले हैं उनके लिए आप लोग के लिए बीच लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण आप लोग का मैथ का जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग का 14 फरवरी, ठीक है, ये मैथ का पेपर आप लोग को 14 फरवरी को होगा। जो आप लोग को एक एक प्रश्न आप लोग के लिए, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम है। इसी प्रकार का आप लोग को प्रश्न आएगा। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि ये गणित का पेपर होने वाला है जो कि आप लोग का मैट्रिक एग्जाम का पहला दिन का ये पेपर है आप लोग का गणित, ठीक है। ये 14 फरवरी को फर्स्ट दिन आप लोग का गणित का पेपर होने वाला है। तो चलिए आप लोग के बीच हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग के लिए हम बहुत करवाएं, तो आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल पे सारा आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सभी क्वेश्चन आप लोग को हमेशा फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का आता है, ठीक है। आप लोग को हम जो आप लोग का पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से आप लोग को बनाएंगे खुद से, ठीक है, तभी आप लोग को रिवाइज होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से वहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है। और आप लोग जितना भी पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप लोग को विजिट करना है गूगल पे, क्या करना है सर, जस्टबेल, ठीक है, जस्टबेल एजुकेशंस.com, ठीक है। आप लोग ये सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आप लोग के सामने सारा चीज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूज़ जो भी है आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी देखिए क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। वहाँ पे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन इसी प्रकार का रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को लिखा गया है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का मासा निकालना है, ठीक है। आप लोग का यूक्लिड विभाजन से एक क्वेश्चन आप लोग को एकदम कंफर्म रहता है, हमेशा आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इससे लिख लीजिए, आप लोग का 100% एक क्वेश्चन आप लोग का ये यूक्लिड विभाजन से रहेगा, ठीक है। ये जस्टवेल एजुकेशन का था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग का मासा निकालना है। तो देखिए आप लोग यूक्लिड विभाजन से आप लोग को कैसे निकालना है आप लोग के लिए बहुत ही एकदम ईजी बेस से आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो किस तरह से करना, देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा वो भाज्य हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो भाजक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए भाजक से हम लोग क्या करेंगे, भाज्य में हम लोग यहाँ पे भागा दे देते हैं। तो कितना बार में लग रहा है, एक बार में 135। तो कितना बचा हम लोग को शेषफल 90। फिर 90 में हम लोग किस में दे देंगे, तो भाजक में फिर 90 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो फिर देखिए शेषफल 45 बचा, एक बार में लगा, तो ठीक है। फिर जितना शेषफल आया उससे फिर जितना ये भाजक था उससे फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। जब 0 आ गया शेषफल तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 225 को जब 135 बार किए तो हम लोग शेषफल 90 बचा। जब 135 भाजक को हम लोग 90 से भाज किए तो 45 बचा था शेषफल, और जब 90 से किए तो ये पूरा शेषफल 0 हो गया था। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, 45 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इस प्रकार से आप लोग यूक्लिड विभाजन का आप लोग आसानी से इसी प्रकार आप लोग का स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बनाइएगा। आप लोग को बिल्कुल भी 1 मार्क्स भी आप लोग को नहीं कटेगा एग्जाम में, ठीक है, जिस तरह से आप लोग को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उस अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है, एक अर्धगोला का बोला है कि वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास, इसका जो व्यास है ये पूरा ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको निकालना है आप लोगों को। तो व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर, मतलब जो हम लोग को डी दिया गया कितना है, 14 सेंटीमीटर। आप लोग को त्रिज्या निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग d/2 कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, व्यास का आधा हो जाता है। तो व्यास का आधा कितना, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं देखिए अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², ठीक है। आप लोग ये सही फार्मूला को याद रखेंगे। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr²। तो देखिए 2 रख दिए, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर हम लोग को निकाले हैं अभी तो कितना 7। तो यहाँ पे r² है तो 7 × 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, हम लोग इसको गुना कर दिए तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। आप लोग को यहाँ से 2 मार्क्स बिल्कुल आप लोग को इस तरह ही का क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न का मान ज्ञात करना, ठीक है। आप लोग को देखिए ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू हम आप लोग को सभी वीडियो में आप लोग बताया। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है आप लोग का। तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को जो फार्मूला, ठीक है, फार्मूला और जो ये जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, इसको आप लोग एकदम अच्छी तरह से आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। इसका देखिए मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप लोग को दिया गया है, इस आप लोग को बस वैल्यू याद रहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू में रख दिए। देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो tan² है तो √3 का स्क्वायर, 4 sin 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, sec 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग रख दिए यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए आप लोग का फाइनल आंसर आप लोग का निकल कर आ चुका है 8 आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। आप लोग एकदम बता दें कि आप लोग जो 10th में पूछा जाता है आप लोग 100% हो इसी तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक भी उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, और आप लोग फर्स्ट दिन ही एग्जाम है तो आप लोग इससे मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा मार्क्स मैथ में लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक
त्रिभुज ABC में AD और BC पे लंब है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो है वो बराबर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो किस तरह करेंगे हम लोग, देखिए एक त्रिभुज बना दिए ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज जिसमें AD BC पे लंब है। तो देखिए AD जो है, AD क्या है, तो AD एक BC पे लंब है। ठीक है, यही तो बोल रहा है, AD है वो BC पे लंब है, AD BC पे लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, सिद्ध करना आप लोग ये। तो हम लोग मान लिए कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग मान लिए जिसमें AD क्या है, BC पे लंब है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ACD में हम लोग चलेंगे। तो ACD में देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे ACD में। ठीक है, इसी में चलेंगे ACD में। तो ACD में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका CD स्क्वायर। ठीक है, CD स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बटा माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 बोल दिए। फिर इसी प्रकार हम लोग इसमें चलेंगे। ठीक है, ABD में। ठीक है, ABD में इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इस ट्रायंगल में देखिए बेस का स्क्वायर। ठीक है, BD का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 क्या था, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, समीकरण 2 - 1 कर दिए। तो देखिए आप लोग इस प्रकार आया, जिसको इसको ब्रैकेट से बाहर लाए तो प्लस आ गया। तो यहाँ देखिए AD CD स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हम लोग देखिए BD स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर दिए, AC स्क्वायर को हम लोग इस साइड लाए तो क्या हो गया, प्लस AC स्क्वायर हो गया। और AB स्क्वायर यहाँ पे है और CD स्क्वायर किधर लाए तो क्या हो गया, प्लस CD स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यही तो प्रूव करना था, तो आप लोग का प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो आप लोग को प्रूव करना 7 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का आप लोग को मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लोग देखिए tan थीटा आप लोग इस प्रकार दिया गया है। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 7 को हम लोग इधर कर देंगे डिवाइड में, तो क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखिए एक त्रिभुज बना दिए हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब AB है तो ये 4 लिख दिए, और BC क्या है, आधार, तो 7 लिख दिए। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए, हम लोग इसको निकाल लिए कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए निकाले तो कर्ण हम लोग का निकल के आ गया 65। ठीक है, जब कर्ण निकल के आ गया तो हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकाले। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 और कर्ण √65। ठीक है, cos थीटा क्या हो गया, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 और कर्ण कितना, √65। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखिए प्रश्न से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू आप लोग पुट करना है, साइन कॉस का वैल्यू, और आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल आप लोग को बता दें कि आप लोग को इसी प्रकार का आप लोग का बोर्ड एग्जाम, ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम 10th के विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आएगा और आप लोग आसानी से वहाँ पे हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 0.16। ठीक है, 0.16 के ऊपर क्या है, रेकनिंग। ठीक है, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, 0.16 के P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, माने कि x इक्वल टू, हम लोग मान लिए कि x जो है ये वैल्यू दिया गया 0.16 और बार है, तो मतलब ये संख्या रिपीटेड है, तो हम लोग लिख दें 0.16 16 16 16 ऐसे रिपीटेड है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिए। फिर इसी पर हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए इस तरह हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, इस तरह 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना इतना कर दिए तो कितना हो गया, तो 100x इक्वल टू 16.1616 इतना। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। तो हम लोग देखिए समीकरण 2 - 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, इसमें से 2 - 1 हम लोग जब कर देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 हम लोग को क्या था 100। ठीक है, 100x और इसमें से समीकरण 1 घटा दिए x, इसमें से देखिए इतना, इसमें से इतना घटा दिए तो कितना बचा, 100 में से जब x गया तो 99x, और इधर देखिए जब 0.1616 गया तो 16 बचा। तो x को हम लोग रहने दिए और 99 को हम लोग इधर कर दिए तो कितना हो गया 16/99। तो x का वैल्यू हम लोग 16/99 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग वैल्यू निकाल लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है, एक लंबवृत्तीय कोई शंकु है, उसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आप लोग को दिया गया कितना 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन की गणना करना है। ठीक है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो ऊंचाई देखिए आप लोग को यहाँ पे लिख दिया गया, ऊंचाई आप लोगों को लिख दिया गया कितना 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सूत्र से हम लोग चलते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो इसी प्रकार 1/3 लिख दिया। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है और आर का वैल्यू देखिए आप लोग को दिया गया था आधार की त्रिज्या 7, तो 7 का स्क्वायर और हाइट आप लोग का 24 दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कैलकुलेशन किया तो इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 1232 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको हल कर लिएगा, आप लोग को इसी तरह का आप लोग का आंसर आएगा और आयतन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि D क्या है वो पैरेलल है BC का। देखिए आप लोग फिगर में बनाया गया क्या है,
जो एक त्रिभुज है जो डी क्या है वो पैरेलल है क्या है BC का। यदि AD जो है, AD का वैल्यू देखिए दिया है 4x - 3 सेंटीमीटर और AE का वैल्यू दिया गया 8x - 7 सेंटीमीटर और BD कितना है 3x, तो BD देखिए 3x - 1 और तथा CE कितना है 5x - 1, तो x का वैल्यू, ठीक है, जो x जिसमें है इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये पूछा गया आप लोग से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें, देखिए इसलिए DE क्या है, DE जो पैरेलल है BC का, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग चलते हैं, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जितना ई उतना ई, ठीक है। तो देखिए 4x - 3 बटा 3x - 1 इक्वल टू इधर लिख दिए 8x - 7 बटा 5x - 3, ठीक है, ये लिख दिए। और हम लोग इसको क्या किए, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 3 और इधर क्या हो जाएगा 5x - 3, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x - 7 और 3x - 1, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आप लोग दोनों को हम लोग क्या किए, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों को ब्रैकेट हटा के, तो इस प्रकार का आप लोग को क्या निकल के आया, आप लोग को देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आएगा। इस इक्वेशन से हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो 2x² - 1 आया। फिर हम लोग देखिए 2 को जब इधर कर दिए तो इधर 2 जब जाएगा 0 के साइड तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका फिर हम लोग क्या किए गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, 2x² - 2x + 1 इसका गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड करने के बाद आप लोग का 2 फैक्टर आया, x - 1 एक 2x + 1, ठीक है। तो x - 1 को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2x + 1 को जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू 1 - 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, आप लोग इसी तरह का आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह का आसानी से एकदम आप लोग वहाँ पे हल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10 के इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग जितना भी आप लोग को मैथ का क्वेश्चन बताया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट का बताया जा रहा है आप लोग को उससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिद्ध करें कि आप लोग का tan A - tan B बटा cot A + cot B इक्वल टू tan A × tan B, ठीक है। आप लोग को ये प्रूव करना है कि, ठीक है, कि इससे आप लोग को फाइंड आउट करके ये प्रूव करना है कि tan A × tan B करना है, ठीक है। तो हम लोग LHS लेकर चलते हैं। तो LHS क्या है, तो tan A - tan B बटा cot A + cot B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan A और cot को हम लोग क्या करेंगे साइन और cos के टर्म में चेंज करेंगे। तो बताइए tan A को हम लोग क्या होता है, तो tan थीटा क्या होता है, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा नहीं A है, तो यहाँ पे हम A के टर्म में लेकर चले हैं तो देखिए sin A बटा cos A हो जाएगा प्लस sin B बटा cos B, ठीक है। नीचे cot था तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, यही होता है। लेकिन यहाँ पे भी एंगल ए है, ठीक है, तो यहाँ पे भी cos बटा साइन हो गया प्लस cos b बटा साइन भी, ठीक है। और नीचे देखिए इसको हम लोग क्या किया एलसीएम कर लिए, तो cos a × साइन बी, नीचे हम लोग एलसीएम लिए तो sin a × साइन बी। अब इसी प्रकार जब एलसीएम ले लेना दोनों को, लेने के बाद ऊपर हो गया sin a × cos b प्लस cos a × साइन बी, नीचे हो गया cos a × साइन बी प्लस sin a × साइन बी। दोनों देखिए सेम टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो बच गया देखिए ऊपर बच गया 1 बटा cos a × cos b है। जब इस टर्म को हम लोग ऊपर ले गए तो क्या हो गया sin a × sin b बटा 1। अब देखिए जब ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये क्रॉस है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं sin a × cos a और × sin b बटा cos b। तो sin a × cos b क्या हो गया tan a और sin b × cos b क्या हो गया tan b, ठीक है। तो ये RHS निकल के आ गया, आप लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रूव हो गया तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A जो आप लोग को दिया गया है -3, 0 और B जो दिया गया है वो 5, -2 है तथा C जो है वो -8, 5 है। तो इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करना, ठीक है। तो इस त्रिभुज का आप लोग को केंद्रक ज्ञात करना है, केंद्रक ज्ञात करना है, ठीक है, कि केंद्रक क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को ज्ञात करना है आप लोग को। तो केंद्रक का नियामक आप लोग जानते हैं कि केंद्रक का नियामक क्या होता है कि x1 x2 और x3 को जोड़कर और जितना टर्म हो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। और इसी प्रकार बाई टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, बाई 1 बाई 2 और बाई 3 जोड़ के 3 से हम लोग उसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक का नियामक हम लोग को निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो केंद्रक का नियामक आप लोग को जहां भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, ठीक है। आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखते हैं आप लोग को केंद्रक का आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग x1 x2 x3 का वैल्यू रख दिए तो -3, 5 और -8 इस प्रकार से आप लोग फिर बाई 1 बाई 2 बाई 3 का वैल्यू रख दिए और यहाँ से 2 को निकल के आ गया। तो इसका केंद्रक कितना निकल गया, तो -2, 0, ठीक है। तो इसका केंद्रक क्या हो गया, तो ये केंद्रक हो गया -2, 0, ठीक है, -2, 1 सॉरी -2, 1 इसका केंद्रक हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रोबेबिलिटी का काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। हम लोग कोई भी 3 सिक्का को जब एक बार उछालते हैं तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 चित आने की प्रायिकता कम से कम क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट को देखिए, जब हम लोग 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो उसमें क्या क्या परिणाम आएगा, तो हम लोग देखिए या तो तीनों हेड हो सकता है, या तीनों टेल हो सकता है, या एक हेड 2 टेल हो सकता है, या 2 हेड 1 टेल हो सकता है, या 2 टेल 1 हेड हो सकता है, या 2 हेड टेल 1 टेल हो सकता है, या टेल
हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है 8 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो देखिए यहाँ पे कम से कम 2 चित आने वाला की घटना कितना हो जाएगा, तो चित देखिए 2 को आने वाला कितना हो जाएगा, तो 4 गो हो जाएगा, ठीक है। जब 4 गो हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो जितना जो चित आने की घटना है वो, और जितना पूरा जो कुल परिणाम था वो, तो कितना हो गया, तो 4 बटा, और ये पूरा परिणाम कितना था 8, तो कितना होगा 1/2, मतलब उसमें चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, कम से कम चित आने की प्रायिकता 1/2 रहेगी, ठीक है, मतलब 50% चांस है कि वो चित आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण का आप लोग को क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन नंबर 12 द्विघात बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना, ठीक है, आप लोग को शून्य ज्ञात करना डियर। तो आप लोग को किस तरह से शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग इतना अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने होंगे तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को जो विद्यार्थी लोग अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए जो जस्ट वेल एजुकेशन आप लोग के लिए सभी चीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग इसका बेनिफिट आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में देखिए, आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद समीकरण का शून्यक आप लोग को ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो f(x) देखिए आप लोग का x² + 2x - 8 है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि द्विघात व्यंजक से आप लोग को इसको कंपेयर करके a1 b2 और c का वैल्यू ए और बी और सी का वैल्यू निकालिए। तो ए यहाँ पे 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया, और सी का वैल्यू -8 हो गया। तो हम लोग जानते हैं एक डी का विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू दिया गया, आप लोग रखिएगा डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल तो हम लोग को शून्यक निकालने बोला, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b ± √d, डी क्या है, एक विविक्तर है वहाँ पे, तो 2a, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो b का वैल्यू भी देखिए है, a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकालें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आप लोग को निकल के आ जाएगा मूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 निकल के आ गया, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इसी प्रकार का आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एग्जाम में बना के आना, ठीक है। आप लोग एकदम जितना लंबा हो मैथ को उतना आप लोग लंबा करना, वहाँ पे शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करें कि sin² 5 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री प्लस sin² 80 डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी सिद्ध करने को देखकर ही घबरा जाते हैं कि सिद्ध करना, इसको प्रूव करना, लेकिन आप लोग को इसमें कोई जान नहीं होता। आप लोग को जो सोल्यूशन करना रहता है उसी को आप लोग यहाँ पे कर देता है कि सिद्ध करना, आप लोग को सोल्यूशन भी कीजिएगा तो आप लोग का यही आंसर आने वाला, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह का पूछा जाता तो आप लोग आसानी से वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक साइड से लेकर चलना, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है, sin² 5 डिग्री है तो 90 - 85 करेंगे तो कितना 5 डिग्री आ जाएगा, और इस टर्म को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे। फिर देखिए sin² 10 डिग्री को हम लोग चेंज कर देंगे, sin 90 - 80 करेंगे तो sin² 10 डिग्री आ जाएगा, और sin 80 को सही छोड़ दिए, ठीक है। जब सही छोड़ दिए तो देखिए sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो cos² 85 डिग्री हो गया, और ये sin 85 सही रहने दिए। नेक्स्ट देखिए sin² 90 - थीटा कितना हो जाएगा, तो cos² थीटा, तो cos² यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो गया, और यहाँ पे sin² 80 डिग्री को सही रहने दिए। तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1, यहाँ पे भी देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो यही प्रूव हो गया, बस आप लोग का कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। आप लोग को देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग प्रूव भी कीजिएगा तो आप लोग को 2 ही आंसर आने वाला। तो जिस सीधा बोर्ड लिख देता है कि आप लोग को प्रूव करना, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिणाम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग वृत्त का चतुर्थांश का आप लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का आप लोग ये चारों का जो आप लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यदि इसका परिणाम आप लोग को दिया, परिमाप आप लोग को 25 सेंटीमीटर देगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2πr होता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, तो वृत्त का परिमाप 25 दिया गया, हम लोग यहाँ से क्या कहिए r का वैल्यू निकालिए, तो r का वैल्यू इतना निकल गया 25 × 7/44, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप में से हम लोग रेडियस निकालिए, ठीक है। रेडियस निकालने वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल से हम लोग देखिए निकाल लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू में यहाँ पे निकाले हैं 25 × 7/44, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग काट छाट कर दिए, तो देखिए इतना निकल के आया, ठीक है। इतना निकल के आने के बाद वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 लगा के, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखिए इतना बचा 25 × 25 × 7, बट नीचे बचा 44 × 2, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया 4375/352 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 पासों को एक बार
फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, अगर दो पासों को हम लोग एक बार फेंकते हैं तो दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता क्या हो जाता है। देखिए जब हम लोग दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा, तो यहाँ पे देखिए वो या तो वो 6-1 आएगा, या 6-2 आएगा, या 6-3, 6-4, 6-5, या 6-6 आएगा। इसी प्रकार देखिए ये पूरा 36, ठीक है, 36 परिणाम आएगा अगर दो पासों को हम लोग एक साथ फेंकते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार का परिणाम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें सम संख्या कब कब आ रहा है, तो देखिए सम संख्या 6-2 होगा, 6-4 आ सकता है, या 6-6 आएगा, या 4-2 आएगा, या 4-4 आएगा, या 4-6 आएगा, या 2-2 आएगा, या 2-4 आएगा, या 2-6 आएगा। इसके अलावा देखिए सम संख्या कोई नहीं है। तो ये क्या है, नो टर्म जो है वो नो गो है, सम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें कि प्रायिकता निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए पी इक्वल टू क्या करते हैं, एनी बटा एन एस। एनी क्या है, जो कितना सम संख्या है, तो 9 सम संख्या है, टोटल कितना परिणाम 36 है, तो कितना है 1/4, मतलब 25% आप लोग का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग का पासा दो को जब फेंकेंगे तो हम लोग को सम संख्या आने का चांस रहेगा 25%। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को आप लोग को सॉर्ट आउट करना। आप लोग को कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी तरह का क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसलिए आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आप लोग डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लिए अब काफ़ी कम समय बचा है, तो आप लोग के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना है क्या, जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, justwelleducations.com। ठीक है, आप लोग justwelleducations.com आप लोग जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप लोग के सामने ये सभी आप लोग का पीडीएफ दिख जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को लिखा गया है ऊपर में फ्रंट में हेडलाइन, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 जितने भी छात्र छात्राएं देने वाले उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए डेली क्लास करवाया जाए तो डेली क्लास को आप लोग करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग को जितना भी आप लोग क्वेश्चन बताएंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए होगा। ठीक है, आप लोग को तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा, हो बहु 100% आएगा इसी प्रकार का। बस आप लोग वहाँ पे क्या रहता है मैथ में कि अंक आप लोग का जो डिजिट होता है वो सिर्फ चेंज रहेगा, लेकिन आप लोग का पैटर्न इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं, ये सब आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बताइए इसका बंटन, आप लोग को बंटन का जो बहुलक निकालना, तो बहुलक आप लोग को किस प्रकार निकाले। देखिए आप लोग इसी प्रकार एग्जाम में आप लोग को दे देगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, इससे आप लोग पूछेगा कि बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल लिख देंगे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा एग्जाम में, आप लोग का 1 मार्क्स भी आप लोग को कट नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जैसे दिया गया था वर्ग अंतराल बारंबारता वैसे लिख दें। ठीक है, और बहुलक का वर्ग हम लोग देखिए, तो बहुलक इसमें से वर्ग क्या है, तो ये देखिए 60, 80, 81। ठीक है, ये क्या है, बहुलक का वर्ग है। तो हम लोग देखिए एल यहाँ पे, ठीक है, एल, और जो आप लोग का बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सभी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो एल, F1 और F0 और जो F2 है और आई है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए और इस फार्मूला में आप लोग रख दीजिएगा, तो आप लोग का बहुलक निकल के आ गया। देखिए, तो बहुलक आप लोग को कितना आ गया, तो 65.6। ठीक है, ये आप लोग का बहुलक हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को इसी प्रकार आप लोग का जो बहुलक निकालने का आएगा, तो आप लोग वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा और बहुलक आप लोग इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग हम आप लोग जितना भी करवा रहे हैं सब रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने का मौका न दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, निम्नलिखित जो बंटन दिया गया इसका माध्य क्या होगा, तो वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, आप लोग को माध्य निकालना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल देखिए आप लोग को दिया गया, तो ऐसा ही आप लोग को सेम टू सेम आप लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन पार्ट में करना। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया, उससे हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने आता होगा, फिर वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता कर देंगे, बारंबारता वर्ग चिन्ह का गुना कर देंगे, तो देखिए 7 5 35, 15 8 120 से, और 16 25 400, और 35 गुना 9 315 हो जाएगा, 10 गुना 45 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स निकल गया, और यहाँ पे देखिए बारंबारता सिग्मा एफ हो गया। तो हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1320, और बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 50। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम लोग वहाँ से माध्य निकल कर आया, तो माध्य कितना निकल गया, तो 26.4। ठीक है, 26.4 इसका माध्य बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया। एकदम आप लोग एकदम इसी प्रकार एकदम धुआं करके आना एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। दो संख्या का आप लोग का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का जो अंतर है वो
2,56,000 है। तो संख्याएं आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे माना की संख्या और x और y है, ठीक है। कोई भी दो संख्या है जिसको हम लोग बोल दिए x और y है, तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे तो क्या बोला कि दो संख्या का योगफल, ठीक है। दो संख्या हम लोग क्या माने, x और y और उसका योगफल, तो x प्लस y मान लिए, ठीक है। x प्लस y कितना हो जाएगा 1000, दो संख्या का योगफल हो गया x प्लस y 1000, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। नेक्स्ट बोला उनके वर्गों का अंतर, ठीक है। जो दो संख्या है उसका वर्ग का अंतर, तो दो संख्या x और y है तो अंतर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना लिख दिए, ठीक है। और इतना लिखेंगे तो हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी और एक क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला। तो इसी प्रकार इसको तोड़ दिए तो एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, इतना, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, दो संख्याओं का वर्गों का जो योगफल, दो संख्याओं का योगफल जो निकला था वो 1000, देखिए आप लोग इक्वेशन 1 में दिया गया है। तो 1000 हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ पे जब 1000 रखेंगे तो 1000 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकल गया, ठीक है। एक्स और एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू इतना और इक्वेशन 2 निकला x माइनस वाई इक्वल टू इतना। दोनों को हम लोग माइनस करने हैं, बाई से बाई कैंसिल आउट, x 2x हो गया और इधर देखिए कितना हो जाएगा 1000 और 256, 1256 हो गया। इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग को 628 निकल गया। जब x का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ चुका है तो फिर हम लोग क्या कोई भी इक्वेशन में रख के हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग निकाले, समीकरण 1 में x का मान रखें, x प्लस वाई इक्वल टू इतना, तो x का मान इतना, तो y इक्वल टू क्या कर दें 1000 माइनस 628, तो y का वैल्यू 372 निकल के आ गया, ठीक है। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, यही आप लोग का वैल्यू निकालना था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता तो आप लोग वहाँ पे आसानी से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आप लोग को 1 मार्क्स भी कट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिया गया सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स में भी हमेशा आप लोग को पूछा जाता है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप लोग उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे। और यहाँ पे देखिए पूछा है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या। ये सब जो आप लोग को प्रूव करने का आता है अपरिमेय संख्या, ये आप लोग को हमेशा एकदम 100% आप लोग लिख लीजिए कि एग्जाम में एक आएगा रूट 5 आ जाए या रूट 3 आ जाए या 2 प्लस रूट 5 आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक प्रूव करने का आएगा कि कौन अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को सभी विद्यार्थियों को इसको रट कर जाना है, ठीक है। ये आप लोग को रट के जाना है, आप लोग को 5 मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम रट लेना है, ठीक है। आप लोग को बस ये जो दिख रहा है ये चेंज होगा, अब बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो बताइए इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। माना कि हम लोग मान लिए कि 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी संख्या को ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम लिखते हैं 3 प्लस रूट 2 5 एक पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे पी और क्यू एक क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जो कि पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट 5 पी बटा क्यू इधर जो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। जब हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, जो एक अपरिमेय रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है वो बराबर है एक परिमेय संख्या का, ठीक है। परिमेय संख्या के बराबर है अपरिमेय संख्या, तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 3 प्लस रूट 2 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग आसानी से वहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 का हल निकालना, ठीक है। द्विघात समीकरण का आप लोग उसको प्रयोग करके आप लोग जो समीकरण दिया गया उसका आप लोग को हल करना है। तो द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे, तो आप लोग देखिए समीकरण दिया गया क्या f(x) हम लोग इसको बोलते हैं समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक समीकरण जो होता है क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ठीक है। ये तीनों से निकाल लिए तो ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए सॉरी डियर यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बी देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है। -4 और सी कितना -1। तो देखिए ए यहाँ पे फिर देखिए ए का डी विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू देखिए -4 यहाँ पे, ठीक है। -4 तो -4 का स्क्वायर और -4, ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू -1। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। जब डी का वैल्यू निकल गया तो हम लोग मूल निकालने के लिए फॉर्मूला का योग करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, ठीक है। ये फार्मूला को लगाते हैं मूल निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला रखा गया और डी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू -4 और एक माइनस पहले से प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन, और डी का वैल्यू रूट 20, तो यहाँ पे देखिए रूट 20 हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन किया है, उसका मूल निकल के आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या आया 2 प्लस रूट 5, एक बार क्या आया 2 माइनस
√5, ठीक है। तो यही उसका मूल निकल के आ गया द्विघात समीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो आप लोग का बेहतर अंक आएगा मैथ में। आप लोग जो जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि सभी दोस्तों को जो फर्स्ट दिन मैथ का पेपर है सभी का डर खत्म हो सके, ठीक है। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, एक समांतर श्रेणी को है जिसका चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सर्वांतर आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जो डी जो वैल्यू होता है वो निकालना है आप लोग को। तो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो हम लोग देखिए एक समांतर श्रेणी का मान लिया कि प्रथम पद ए है और इसका सर्वांतर डी है। तो एक फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथा पद, ठीक है, जहाँ पे चौथा पद बोला 11, तो चौथा पद लेकर चले तो a + n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 1 × d, तो T4 कितना निकल गया a + 3d। इसी प्रकार देखिए इसका वाला कितना चौथा पद का जो है 11 है, तो चौथा पद के जगह हम लोग क्या लिख दें 11, तो a + 3d, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। नेक्स्ट इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। तो नेक्स्ट देखिए चले हैं T5 = हम लोग क्या किए a + 5वां पद, तो 5वां पद 5 - n के जगह हम लोग क्या कर दिए 5 - 1, तो यहाँ देखिए T 5वां पद निकल के आ गया T5 = a + 4d। और T 7वां पद के लिए हम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे n के जगह हम लोग 7 रखेंगे, तो T7 का वैल्यू हम लोग निकल के आ जाएगा a + 6d। तो हम लोग देखिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो a + 4d + a + 6d, ठीक है, = 34, ठीक है। दोनों का योग कितना है 34 है। तो हम लोग देखिए दोनों का ऐड करें तो a कितना हो जाएगा 2a और 6d और 4d हो जाएगा 10d = 34। ये भी इक्वेशन, इसको हम लोग 2 बोल दिए। तो इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे और इसको घटा देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 11 की जगह 22 हो जाएगा और a की जगह 2a हो जाएगा और 3d की जगह 6d हो जाएगा। और नेक्स्ट इक्वेशन 2 देखिए क्या हो जाएगा, तो 34, यहाँ पे देखिए 34 = 2a + 10d, तो 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 - 34 कितना हो जाएगा -12, और यहाँ पे देखिए 6 - 10 कितना हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर दिए। और देखिए 4 × 3 = 12, डी का वैल्यू हम लोग को 3 निकल के आ गए। तो हम लोग को यही निकालना था, क्या निकालना था सर्वांतर आप लोग को निकालना था, ठीक है। वो एपी से क्या निकालना था सर्वांतर, तो यही सर्वांतर आप लोग को निकल के आ गया 3। तो यही बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एकदम आप लोग कॉपी पेन से एकदम नोट कर लेंगे और इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनका लासा जो है वो 1449 है, तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एकदम 100% आप लोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में एकदम बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप लोग एकदम बहुत ही जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क्स में आने वाला है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एकदम नोट कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बता रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए मासा 23 और लासा इतना, एक संख्या इतना है। तो आप लोग को बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या था फॉर्मूला, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या = क्या होता है लासा गुना क्या होता है मासा, ठीक है, लासा गुना मासा, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या = लासा गुना मासा, ठीक है। तो हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में चल जाएगा, गुना में है तो लासा जो 1449 है और मासा 23 है और पहली संख्या हम लोग को 161 है। तो देखिए इसका हम लोग गुना करने के बाद डिवाइड किए 161 से, तो दूसरी संख्या हम लोग को निकल कर आ चुका है। बस आप लोग को इतना करना है और 2 मार्क्स आप लोग को यहाँ से आप लोग को ले लेना है, ठीक है। बस आप लोग को ये याद रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या = लासा गुना मासा होता है। अगर आप लोग उसको पहली संख्या दे दिया लासा मासा दिया तो दूसरी संख्या पूछ सकता है, या आप लोग को पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया मासा दे दिया गया तो लासा पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को घुरा फिरा के ये क्वेश्चन आप लोग को इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से आप लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा, ठीक है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो α² + β² का मान ज्ञात करना, ठीक है। यदि कोई एक अल्फा बीटा है वो द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का आप लोग को मान निकालना। तो देखिए एक हम इक्वेशन बोल दिए जो आप लोग को दिया गया ax² + bx + c। हम लोग मान लिए fx जो है ax² + bx + c, तो हम लोग मूलों का योगफल हम लोग क्या जानते हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है -b/a, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है,
सी बटा ए होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या कर दिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको लेकर चलें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मूलों का योगफल का स्क्वायर। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, इसका स्क्वायर कर दिए। और अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कर दे गुणा तो 2c बटा ए। अब यहाँ पे देखिए नीचे एलसीएम ले लिए ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोग को यही निकालने बोला था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को जहां भी दिखे सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग किसी भी एक साइड को लेकर चलेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे LHS लेकर चले 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेकर चले, तो यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग गुना किए। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा से गुना करवा दिए। तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे। दोनों फैक्टर को जब अलग अलग करेंगे तो एक साइड हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, एक साइड हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है बताइए, 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सेक साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा की जगह सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा टेन थीटा, स्क्वायर पहले से था तो स्क्वायर हो जाता है। यही तो RHS पे आप लोग को प्रूव करना था, यहाँ पे हम RHS लिख दिए और ये देखिए प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को प्रूव कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 10 कि त्रिभुज ABC में भुजाएं जो है AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमश इस प्रकार है कि D जो पैरेलल है BC पे, ठीक है, D जो पैरेलल है वो BC का, यदि AD का वैल्यू इतना है और DB का वैल्यू इतना है और ए का वैल्यू इतना है तथा EC का वैल्यू इतना है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में भी करवाए हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग के लिए काफ़ी ही सभी वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग के बीच हम गेसिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो सीधा आप लोग को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी एक भी मिस नहीं करना है। इसके पिछले वाले भी वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा और डेली का क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए अब डेली जो है वो गेसिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह सब सॉल्व करें, तो फिर एक बार हम देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां भी देखेगा आप लोग को, तो आप लोग को थेल्स प्रमेय से चलना है। ठीक है, थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग को चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर बना लिए, AD का वैल्यू इतना है, DB का वैल्यू इतना है, AE का वैल्यू इतना है और EC का वैल्यू इतना है। तो x का वैल्यू आप लोग को लिए पूछा गया है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD जो है AD बटा DB जो इक्वल है किसका, AE बटा EC का। ठीक है, तो ऐसा ही कर दिए AD बटा DB और AE बटा EC। तो AD का वैल्यू आप लोग देखिए 7x माइनस 4 और यहाँ पे देखिए DB का वैल्यू कितना है 3x प्लस 4 इक्वल टू AE का वैल्यू देखिए कितना है 5x माइनस 2 और EC का वैल्यू कितना है 3x। तो यहाँ पे हम लोग रखने के बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोग का जो इक्वेशन बन जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए तो 7 या 21 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4 तिया 12x, इधर का काम खत्म। अब इधर से हम लोग चलते हैं, इसको तो कितना हो जाएगा देखिए 5 तिया 15x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6x और इसके साथ करेंगे तो 5 चौका 20x माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन आया इसको सभी को इस साइड कर देगा तो इक्वल के 0 लेके चलेगा, तो जो माइनस वाला था इधर प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा 6x स्क्वायर और माइनस 12x और माइनस 14x करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 26x और प्लस 8 पहले। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन आप लोग का एक गुणनखंड आ गया है, इस गुणनखंड को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 2x प्लस 8। यहाँ से देखिए आप लोग का 2 गो निकल के आ चुका है, सुनिए x माइनस 4 एगो 6x
-2। तो यहाँ पे देखिए x -4 को लेकर चलेंगे तो x + 4 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। और 6x - 2 को जब 0 के इक्वल कर देंगे तो x = 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का शून्य निकल के आगे दूगो x का वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग इतना करना है। तो x का वैल्यू देखिए निकालना था, तो x का वैल्यू दोगो हम लोग निकाल दिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बहुपद आप लोग को दिया गया। ठीक है, कोई बहुपद है, उसका शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आप लोग को जांच करना है। इसके जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो उसी तरह से आप लोग को देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है 6x² - 3x। इसको हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक समीकरण से कंपेयर करके a1 b1 a b c का वैल्यू निकाल लिए। और हम लोग को विविक्तर का फॉर्मूला पता है, d = क्या होता है, b² - 4ac। तो हम लोग इससे d का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, d का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं शून्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो -b ± √d/2a। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शून्य देखिए एक बार प्लस में जब लेकर चलें तो 3/2, एक और माइनस किए तो -1/3। ठीक है, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल की सत्यता जांच करना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए दोनों शून्य को, 3/2 प्लस इतना बटा इतना। ठीक है, तो हम लोग को कितना निकल के आया, 7/6 निकल के आया। ठीक है, 7/6 निकल के आया दोनों को जोड़ने पर। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा शून्य को क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब दो शून्य से निकालें तो 7/6 आया। ठीक है, और जब हम लोग -b/a डायरेक्टली हम लोग इससे निकालते हैं, -b/a से, तो क्या होता है, -b/a होता है। तो देखिए माइनस एक पहले से, और b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 6। तो यहाँ से भी क्या निकला, 7/6। ठीक है, इस तरह से भी 7/6। और हम लोग शून्य जो निकाले, शून्य से भी 7/6। तो इसलिए हम लिख दिए कि जो शून्यांकों का योगफल है और वो जो इसका जो शून्यक है उसको जो इक्वल है। ठीक है, तो इसके सत्यता जांच करना था तो हम लोग कर दिए, तो प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स में बना सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1.8 के बार को p/q के रूप में बदलना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कल भी कराए। ठीक है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो ज्यादा चांस रहता है कि आप लोग का वही सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, 100% चांस रहेगा। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है बिल्कुल आप लोग का सेम रहेगा। कल का वीडियो में क्या कर रहे थे, 0.16 का बार था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1.8 का रेकरिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन, बस आप लोग को अंक चेंज मिलेगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो 1.8 को हम लोग क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर जो बार रहता है उसको हम लोग क्या, मतलब वो रिपीटेड संख्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो रिपीट संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 1.888 कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बार में है। तो हम लोग मान लिए कि कोई संख्या x है जो इतना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। और समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो ये समीकरण 1 माने हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में अगर 1.8 में है तो 10 से गुना करेंगे, अगर वो 0 पॉइंट कुछ डिजिट में है तो उसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, 100 से गुना किए थे, लेकिन इसमें 1.8 है तो हम लोग 10 से गुना कर देंगे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, 10x = 10 इंटू 1.88 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x = जब 10 को हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18.888 इतना। इक्वेशन इसको हम लोग 2 बोल देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम लोग घटा देंगे। तो इक्वेशन 2 कितना था, 10x, और इक्वेशन 1 कितना x है, तो हम लोग इसको घटा देंगे। और इधर कितना 18.88 इतना है, और इक्वेशन 1 में कितना 1.88, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से जब x जाएगा तो 9x बचेगा। और जब 18 पॉइंट इतना में से 1.888 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x = 17 हम लोग को निकाल के आ गया। और x का वैल्यू निकालना, तो x = क्या कर देंगे, 9 को हम लोग डिवाइड में कर देंगे तो 17/9 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को इस प्रकार के आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो आप लोग को जो p/q के रूप में आप लोग को लिख देना। तो p/q के रूप में तो आ गया, देखिए 17/9, ये क्या है, ये p/q के रूप में पूर्णांक में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को प्रूफ करना है, जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी जान नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं याद है फिर भी आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। कैसे, तो देखिए सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री = 1 है। ठीक है, 1 आप लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या बोले कि अगर जहां भी प्रूफ करना तो आप लोग को एक साइड लेकर चलना होगा। तो हम लोग LHS से लेकर चल रहे हैं। तो देखिए tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 48 tan 42
इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे कि दोनों को मिलाने पे 90 हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोनों को मिलाने पे अरेंज कर लेंगे 90 हो जाए। और यहाँ पे क्या किए हम लोग tan 48 को क्या कर दिए 90 - 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या 48 डिग्री आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा कर दिए और tan 42 को ऐसा ही रहने दिए। इसमें भी एक टर्म को चेंज कर दिए तो tan 90 माइनस 67 डिग्री करेंगे तो tan 23 डिग्री आ जाएगा और एक टर्म को ऐसा ही रहने देंगे। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 42 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 42 एक पहले से है। और इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा तो cot 67 डिग्री हो जाएगा और tan 67 पहले से है। तो ये देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे भी देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया। जब 1 गुना 1 करेंगे तो हम लोग का आंसर तो 1 ही आएगा, तो प्रूफ भी करना है 1 ही, तो हम लोग इसको लिख दिए RHS। ठीक है, आप लोग को यही प्रूफ करना है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह का करके आता तो आप लोग का 2 मार्क्स एकदम पक्का आप लोग ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्वेश्चन को कर कर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ठीक है, आप लोग को सिद्ध करना है कि बिंदु जो है P जो इतना है, Q इतना बिंदु और R इतना एक समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, 3 बिंदु दिया गया है, तो आप लोग को प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है एक समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ये प्रूव करना है आप लोगों को। तो देखिए हम लोग P Q R हम लोग यहाँ पे बिंदु को मान लिए। ठीक है, उसका वैल्यू रख दिए और हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले किस में लगाएंगे, तो पहले हम लोग देखिए क्यू आर में लगाएंगे, फिर हम लोग क्या लगाएंगे क्यू पी में लगाएंगे, फिर पी आर में लगाएंगे। ठीक है, दोनों का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्यू आर में हम लोग जब चलते हैं तो क्यू आर में क्या होता है, दूरी का फार्मूला √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही होता है दूरी का फार्मूला। तो हम लोग देखिए दूरी का फार्मूला से चले तो x1 कितना है -2 और x2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस y1 देखिए कितना है -3 और -1 पहले से फार्मूला में और y2 कितना 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए QP, ठीक है, QP हम लोग निकालेंगे तो इसका भी दूरी फार्मूला से, फिर वो दोनों दूरी में चलेंगे तो इसका वैल्यू भी निकल के आ गया 5√2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार PR का वैल्यू जब निकालेंगे तो PR का वैल्यू भी हम लोग निकल के आ गया √2। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ये प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR। ठीक है, जो है वो एक भुजा जो है दोनों भुजा का जो मिलाने पे वो दोनों सेम हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 भुजा सेम होगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे QR कितना है तो 2√13, तो इसका स्क्वायर कर दिए। PQ का वैल्यू 5√2 आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। PR का वैल्यू √2 आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो √13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ पे हम लोग 52 लिख दिए। इसी प्रकार इस तरह का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 तो 50 हो गया। और इसी प्रकार √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 50 2 52 इक्वल टू 52। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा PQR एक समकोण त्रिभुज हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक है, जब 2 भुजा सेम हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सही प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होने वाला। तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो में आप लोग जितने लोग अभी तक लाइव ज्वाइन है सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देंगे। जैसे ही आप लोग को लाइव सेशन खत्म होता है तो आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे ताकि उनको भी कोई भी मैथ में एक भी प्रॉब्लम ना रह सके। ठीक है, और ये सभी गेसिंग क्वेश्चन को करके जाते हैं तो 100% आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन टच करके आएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है, जिसका परिमाप आप लोग को दिया गया है 360 मीटर उसका परिमाप है और उस जो अर्धवृत्ताकार पार्क है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। ठीक है, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है 360, तो 360 मीटर दिया गया तो 360 मीटर लिख दिए और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और 2 हम लोग को ऐसा ही रह जाएगा इंटू आर। हम लोग तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों का LCM कर लिए तो हम लोग 36/7 आया और जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर 36 नीचे, तो 36 से 360 कट जाएगा 10 बार में, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब आर का वैल्यू 70 निकल के आ गया तो हम लोग जानते हैं वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है वृत्त का, आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वृत्ताकार पार्क ही है तो वृत्त ही हम लोग मान लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हम लोग देखिए अभी निकाले 70, तो 70 गुना 70, तो 7 10 70 एगो कट गया तो कितना हो जाए 22 गुना 10 गुना 70। तो हम लोग जब इसका गुना करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15,400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 15,400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही वृत्ताकार पार्क का
क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जितने भी ज्वाइन है तो अपने दोस्तों के पास सभी शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और हम ये भी बता देते हैं कि आप लोग जो इसका पीडीएफ आप लोग को कहां से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सभी सारे पीडीएफ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को कहां से डाउनलोड करना होगा, तो आप लोग सर्च करना होगा गूगल में जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन, जस्टवेल एजुकेशन जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को सेकंड में दिख जाएगा justwelleducation.com का वेबसाइट। आप लोग वहां से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिया गया है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि हम लोग दो पासा को एक बार फेंकते हैं तो जब दोनों पासों की संख्या को जोड़कर 8 आएगा उसका प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या हम लोग को परिणाम आएगा, 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इसी प्रकार पूरा परिणाम को हम लोग लिखे हैं 6 तक आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये 36 परिणाम आ सकता है जब हम लोग पासों को फेंकेंगे तब। लेकिन ये क्या बोला कि दो पासों को फेंकने पर सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो देखिए योग 8 किस में हो रहा है, तो 2 6 8 हो रहा है, 3 5 8 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। तो ये कितना टर्म है, तो 5 टर्म है। ठीक है, 5 को ऐसा संख्या है दो पासों को फेंके पे कि जो उसका जो दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उसका योग 8 होगा। ठीक है, और टोटल कितना 8 है। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ दोनों पासों के अंकों का योग 8 होने का कुल घटना कितना हो गया, तो 5 हो गया। और जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो पूरा घटना कितना होगा, 36 होगा। तो सूत्र क्या होता है, P/NS/NE/NS। तो देखिए NE क्या है, घटना हम लोग को 5 आया, और NS कितना टोटल घटना 36, तो 5/36 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो इसी प्रकार आप लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को डेली करवा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन काफी एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को एकदम याद हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, आप लोग फिर एग्जाम में एकदम आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग को बहुलक किस तरह का ज्ञात करना है। अगर आप लोग को बंटन दे दिया गया है तो आप लोग बहुलक किस तरह से ज्ञात करिए। देखिए आप लोग को वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा, बारंबारता दे दिया जाएगा और पूछ लेगा आपसे बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो 155 सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 95 से 100। तो हम यहाँ पे देखिए लिख दिए इसका वर्ग अंतराल, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल 95 से 100 के बीच है, जिसका बहुलक 95 से 100 के बीच है। ठीक है, 100 के बीच है। तो यहाँ पे L देखिए, L क्या हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा, तो इसका बारंबारता कितना था, तो 155 हो जाएगा। और F0 कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। और F2 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे I क्या है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 5, तो 5 हो गया। तो बहुलक का फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी करवाए थे कि क्या होता है, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × I। ठीक है, यहाँ पे सभी का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम लोग को बहुलक का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुलक क्या आया, 98.04 आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आप लोग एकदम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बस आप लोग का जो अंक रहेगा वो बस आप लोग का चेंज होगा, डिजिट बस आप लोग का चेंज होगा। लेकिन पैटर्न आप लोग का क्वेश्चन जो 10th लेवल का रहता है वो बिल्कुल इसी प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालना। ठीक है, द्विघात सूत्र का हम लोग को प्रयोग करके। तो देखिए एक इक्वेशन दिया है जिसको हम लोग मान लिए fx इतना। ठीक है, इससे हम लोग व्यंजक का सूत्र जो होता है ax² + bx + c = 0। इससे हम लोग क्या करेंगे, a और b और c का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। देखिए a b c का कंपेयर करके निकालें तो a 3 और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, -4 और c का वैल्यू -1। इसी प्रकार निकालिए। फिर हम लोग विविक्तर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू, तीनों का वैल्यू रखेंगे तो d हम लोग का विविक्तर निकल कर आ चुका 28। जब विविक्तर निकल गया तो हम लोग मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं विविक्तर द्वारा। कैसे, तो -b + -√d क्या है, यहाँ पे विविक्तर है बटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू भी है, a का वैल्यू पता है, d का भी वैल्यू पता। तो यहाँ से हम सभी वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखिए आप लोग का प्लस माइनस में 2 + -√7/3 है। तो एक बार हम लोग प्लस वालों को लिखेंगे, एक बार माइनस वालों को लिखेंगे, यही इसका मूल निकल के आगे द्विघात समीकरण का हम लोग सूत्र का प्रयोग करके उस समीकरण का मूल निकाल लिए। ठीक है, तो उसका मूल ये होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, दो संख्याओं का मासा। ठीक है, कोई दो संख्या जिसका मासा 18 है तथा दो संख्याओं को उनका गुणनफल कितना है, 12,960 है। तो उनका मासा क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, हमेशा आप लोगों के लिए पूछा जाता है। तो दो संख्या का मासा कितना है, तो 18 और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 12,960 है। तो उनका लासा क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
इक्वल टू क्या होता है, लासा गुना मासा, ठीक है, यही होता है लासा गुना मासा, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, हम लोग देखिए यहाँ से लासा निकालेंगे तो मासा को इधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मासा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल देखिए दिया गया 12,960, तो यहाँ पे लिख दिए 12,960 और मासा कितना 18 है, तो 18 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो हम लोग यहाँ से लासा आसानी से निकल के आ गया 720, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से एकदम बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 तथा 2,-3 संरेखीय है, ठीक है। आप लोग को दूरी सूत्र का इसमें प्रयोग करना है और आप लोग को यह दिखाना है कि ये सभी बिंदु क्या है, एक संरेख बिंदु है, ठीक है, संरेख है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, ये दर्शाना है आप लोग को। तो कैसे देखिए, ए बी का वैल्यू हम लोग देखिए ए को घिस दिए संरेख, ए बी और सी लिख दिए, और ए बी से हम लोग पहले दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे ए बी में। तो जब ए बी में फार्मूला लगाएंगे तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही होता है दूरी का फार्मूला। यही फार्मूला हम इसमें पुट कर दिए ए बी के बीच में। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 0 + 2 के होल स्क्वायर, इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा 1 - 5 के होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ए बी का वैल्यू निकालें तो √2/5 आया, ठीक है। इसी प्रकार बी सी में हम लोग अब किस में चलेंगे, बी सी में चलते हैं, ठीक है। तो बी सी में हम लोग दूरी का फार्मूला लगाएं, इसमें भी हम लोग वही चीज किए, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो इसका BC का वैल्यू आया 2√5, ठीक है, 2√5 इसका भी आ गया। इसी प्रकार हम लोग फिर क्या किस में चलेंगे, तो हम AC में चलेंगे, ठीक है, AC की ओर चलेंगे। तो AC में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी दूरी फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर कर लेंगे। तो AC का वैल्यू निकल के आ गया 4√5। अब 4√5 आ गया। अब संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक भुजा है वो दोनों भुजा के बराबर होना चाहिए। तो AC इक्वल टू हम लोग लिख दिए AB + BC। तो AC 4√5 था, AB 2√5 और BC 2√5। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2 2 4√5, इधर भी 4√5। तो क्या हो गया, तीनों बिंदु संरेख है, ये यहाँ पे आप लोग का प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार करके आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग को एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा था तो 2 मार्क्स मिलेगा, अगर 5 मार्क्स में पूछा था तो 5 मार्क्स आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी लोग अभी तक लाइव सेशन में ज्वाइन है, सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। जितने भी ज्वाइन है सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। एक बेलन के आधार की परिधि अगर 132 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई जो आप लोग को हाइट दिया गया है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आप लोग को ज्ञात करना। तो हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बेलन। आप लोग इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करके आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग को बिल्कुल भी जो एग्जामिनर होगा 1 मार्क्स पे आप लोग को नहीं कट करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, बेलन के आधार की परिधि कितना 132 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका ऊंचाई जो दिया गया कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार लिखेंगे। तो बेलन का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। सभी विद्यार्थी लोग जानते होंगे बेलन का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो बेलन का परिधि आप लोग को दिया गया 132। तो हम यहाँ से क्या 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, रख दिए और यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए r का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग इस साइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 132, 7 चल जाएगा ऊपर और ये 22 और गुना 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये 22 दूनी 44, 44 से हम लोग काटेंगे 132 को, तो 3 बार में कट गया, तो 7 या 21, आर का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है बेलन का आयतन, आप लोग को बिल्कुल याद होगा। तो बेलन का आयतन πr² हो जाएगा। देखिए हाइट आप लोग को दिया गया है 25 सेंटीमीटर और यहाँ से देखिए आर का वैल्यू अभी हम निकालें 21 सेंटीमीटर। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर करें तो 21 गुना 21 और हाइट 25, 7 या 21 देखिए काट दिए, इसका कैलकुलेशन कर लिए तो बेलन का आयतन निकल के आ गया 34,650। आयतन का क्या होता है यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, बेलन का आयतन निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि tan थीटा क्या है a/b, tan थीटा क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू a/b दिया हुआ है, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करना है आप लोग को। इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है। और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा क्या, तो लंब बटा आधार, तो लंब ये ab है और आधार है bc है, ठीक है। तो यहाँ पे a लिख दिए, इसका वैल्यू b लिख दिए। अब हम लोग को AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या होता है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से निकल गया AC का वैल्यू। तो AC कितना निकल गया √A² प्लस B² निकल गया, ठीक है, ये निकल गया।
इसी प्रकार हम लोग देखिए अब साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो ए भी क्या है, लंब है, तो ए हो गया। और कर्ण कितना है, तो अभी निकालें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार देखिए बी है, और अभी निकालें कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से निकाल लिए साइन कॉस का वैल्यू। अब हम लोग क्या चलेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, तो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे हम एलसीएम ले लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ऊपर ए स्क्वायर और नीचे इधर क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे का भी कर लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल दम आप लोग का इसी प्रकार का दम हूबहू क्वेश्चन आएगा। बस आप लोग को हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग का अंक चेंज रहेगा। आप लोग एकदम 100% ये सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप लोग उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, हम लोग 3 को कोई सिक्का है उसको एक बार में उछालते हैं, तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए, मतलब तीनों हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकता है, तीनों हेड हो सकता है, या एक हेड और टेल टेल हो सकता है, या हेड हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड भी हो सकता है, या तीनों टेल हो सकता है, या एक टेल 2 हेड हो सकता है, या एक हेड टेल हेड हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हो सकता है परिणाम। तो इसमें क्या बोला, तीनों शीर्ष आने की, मतलब तीनों शीर्ष मतलब तीनों हेड आने की, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी, तीनों हेड कितना बार आएगा, तो एक ही बार आएगा। और पूरा कितना हुआ हम लोग का परिणाम, तो 8 परिणाम। तो शीर्ष आने की घटना कितना हो गया, 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल समझ गए, 1/8 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसका ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसका वर्कपीस का क्षेत्रफल आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए। कोई एक शंकु का आधार आपको दिया गया, आधार की त्रिज्या r बोल दिए, रेडियस ठीक है तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई h बोल दिए 12 सेंटीमीटर हो गया। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस जो आधार का त्रिज्या होता है उसका स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू रख देंगे। तो एक हाइट का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार की त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग तिरछी ऊंचाई निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब जब तिरछी ऊंचाई निकल के मतलब एल का वैल्यू निकल के आ चुका है, एल का तिरछी ऊंचाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए शंकु का एल का। तो हम लोग शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हम लोग अभी निकालें। ठीक है, यही तो कितना हो गया 13, और देखिए यहाँ पे 5, आर का वैल्यू 5 है, और एल का वैल्यू देखिए अभी निकाले 13, तो यहाँ पे 13 रख दिए। तो यहाँ से देखिए गुना करने के बाद आप लोग को जो भाग दीजिएगा 1470 में 7 से, तो 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार का एकदम इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल भी आप लोग को डरना नहीं है। आप लोग को फर्स्ट दिन मैथ का ही एग्जाम है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग अगर कर लेते तो आप लोग आसानी से आप लोग मैथ में कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग 100% लिख लीजिए कि हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग को मासा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा वाला है उसको हम लोग भाज हो जाएगा वो, और जो सबसे बड़ा वाला है वो भाजक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग भाज्य से भाजक में हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जो एल्गोरिथम से आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आप लोग का मासा आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब 1651 से जब 2032 में हम लोग भाग दिए तो एक बार में बचा 381, फिर 381 से हम लोग 1651 में किए तो 4 बार में बचा 127, फिर 127 से हम लोग 381 में भागा दिए तो 3 बार में पूरा कट गया, मतलब इसका शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 बच गया तो आप लोग जितना बार में जो भागा लगाए थे, जितना बार में काटा उससे शेषफल 0 हुआ, वही उसका मासा हो जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 127 बार से लगाया था 3 बार में पूरा इसका शेषफल 0 हो गया, तो मासा मतलब कि 127 हो गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु में -1,0, 5, -2 और 8,2 है। ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, उसका केंद्रक आप लोग को ज्ञात करना। ठीक है, केंद्रक आप लोग से पूछा गया कि ये केंद्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्रक आप लोग से पूछा गया। तो केंद्रक देखिए, केंद्रक के नियामक निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला जानते हैं कि जो x1 होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा वो 3 से डिवाइड कर देंगे। बाई के टर्म के लिए y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, केंद्रक निकल कर आ जाएगा।
तो x1 का वैल्यू देखिए -1 और x2 का वैल्यू 5 हो जाएगा और x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर रख देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा और y का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे तो y वाले टर्म को रखेंगे। तो देखिए y1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और y3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर 3 से इसको भाग दे देंगे तो आप लोगों के लिए देखिए 2 गो इसका जो केंद्र का नियामक निकल के आ जाएगा। x वाले के लिए देखिए जोड़ने पे 12/3 आया और y वाला टर्म को जोड़ने पे 0/3 आया। तो जब 3 चौका 12 देखिए इसका 4 आ गया x और इधर 0/3 जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो देखिए ये x और y का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 4,0 इसका यही केंद्र का नियामक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, आप लोग एकदम आसानी से कर लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग हर वीडियो में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और इसका जो भी आप लोग का फॉर्मूला है वो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोग को जो फॉर्मूला जो पूछा जाता है वो डायरेक्टली आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्टली आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ जाता है। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अगर याद है तो आप लोग देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न का मान याद करें। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब देखिए sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। इसी प्रकार नीचे देखिए sin 30 का वैल्यू 1 होता है, sin स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और cos स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिए। अब बस इसको क्या करना है स्क्वायर वाले टर्म को तोड़ना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे गुना भागा कर देना है। तो वहाँ 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नीचे देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। ये इस तरह निकल गया। तो इस तरह हम लोग क्या पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16/3 और यहाँ -3 हो जाएगा। नीचे भी देखिए एलसीएम लिए 4 तो 1 + 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप लोग जोड़ घटाव कर दिए तो आप लोग को जो काटने छाटने पे जो आंसर आ जाएगा वो 35/6 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे और आप लोग अंक चेंज कर करके आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे कि आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, आप लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन बना लेते तो आप लोग एग्जाम में आसानी से सभी क्वेश्चन को हल करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 2.47 के रेकरिंग है मतलब बार है। ठीक है, 2.47 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, आप लोग ये देखिए तीनों वीडियो में हमें ये क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों के लिए, तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैथ का काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो लाइव क्लास जो डेली नहीं जुड़ पाते वो डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए 7 बजे से। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट लीजिए आप लोग एग्जाम में एकदम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। देखिए P/Q के रूप में बदलना, तो आप लोग को पहले भी क्वेश्चन बताए थे कि मान लेंगे इस संख्या को x = इतना है। ठीक है, और 47 के बार है तो मतलब ये संख्या क्या है रिपीटेड संख्या है, मतलब ये हमेशा आते रहेगा जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए 47 को हम लोग 47 डैश हो सकता है, इक्वेशन 1 बोल दिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। जब दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे इधर 100 गुना x कर देंगे, इधर 2.47 में से 100 में गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x = यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 100 इसमें गुना करेंगे तो 247.47 इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब दोनों समीकरण निकल गया और फिर हम लोग इस समीकरण 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 - 1 करेंगे तो समीकरण 2 क्या है तो समीकरण 2 है 100x और समीकरण 1 कितना x है तो 100x - x = इधर क्या हो जाएगा समीकरण 2 में 247.47 माइनस 2.47 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 100 में से जब 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा और 247.47 में से जाएगा 2.47 तो यहाँ पे देखिए घट जाएगा तो कितना बचेगा 245 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को निकाल के आ जाएगा, 90 को इधर कर देंगे तो 245/99 बच गया। तो यही हम लोग क्या होगा P/Q के रूप में हम लोग निकाल दिए आंसर, तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम है, एकदम आप लोग एकदम 100% ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, 2 + √3 अपरिमेय संख्या, इस तरह का हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। बताइए, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, आप लोग को सिद्ध करना है कि 5 - √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद 5 - √3 = p/q के रूप में लिखेंगे, जहां pq एक क्या है, पूर्णांक है। PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए 5 को जब इस साइड कर देंगे तो क्या बचेगा, -√3 = p/q, और -5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस को इधर जब भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 = 5 - p/q हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। तो देखिए, जब इक्वेशन 1 में आप लोगों को दिख रहा होगा कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए कि समीकरण 1 से हम पाते हैं कि एक अपरिमेय संख्या जो बराबर है वो किसका है, एक परिमेय संख्या के बराबर है। एक अपरिमेय संख्या जो एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग प्रूव कर देना, यही आप लोग का प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए बताने वाले हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम जरूर सॉल्व कीजिएगा। बताइए, उस गोले का वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग का गोला का वक्रपृष्ठ निकालना है, आप लोग का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार एकदम करना है। गोला का व्यास आप लोग के लिए दिया गया है, देखिए 14 सेंटीमीटर, मतलब डी दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से r आप लोग निकाल लेंगे तो r क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ से 14/2 कितना हो जाएगा, 7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 निकल गया रेडियस। हम लोग गोला का वक्रपृष्ठ क्या जानते हैं, तो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, 4πr² होता है, यही होता है विद्यार्थी लोग। तो 4πr², 4π का वैल्यू कितना होता है, 22/7, r का वैल्यू अभी निकालें 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 28 × 22, तो 28 × 22 करेंगे तो हम लोग को जो आंसर आ जाएगा वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोला का वक्रपृष्ठ निकल गया। तो यही बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न का मान ज्ञात करें। बताइए, निम्न का मान आप लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में एकदम सीधा आएगा, एकदम डायरेक्टली आप लोग को। और एकदम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद है तो आप लोग को वैल्यू से ऑब्जेक्टिव सिर्फ 5 नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को भी याद करेंगे। तो बताइए, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में है 5 sin² 30 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री प्लस 4 tan² 60 डिग्री बटा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो बताइए, यहाँ पे देखिए 5 को ऐसा ही रहने देंगे, और sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा बाबू, कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2, और sin स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया 1/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। cos स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे भी देखिए 4 रहने दिए, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, tan स्क्वायर है तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे। नीचे देखिए 2 sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए आप लोग स्क्वायर करने के बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर करने का देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस प्रकार का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे वाला टर्म को और ऊपर वाला टर्म को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इससे देखिए एलसीएम ले लेंगे 4 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 48, और नीचे जब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 1 + 2। इसी प्रकार देखिए सभी को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55/4/3/2। अब ये देखिए 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 55 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 55/2 इंटू 1/3। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55/6। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद है तो आप लोग बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग को अगर 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। प्लस में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी बोनस पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग के पास अब काफी कम समय बचा। तो आप लोग के लिए बस यही सब करना है, आप लोग को बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन को हल करना है। और आप लोग को बता दें कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए, इस सभी का PDF पाने के लिए आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप लोग वहां पे इस सभी PDF मिल जाएगा, और वहाँ पे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का और जो भी है सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, तो उसका परिधि आप लोग को दिया गया। तो वृत्त का परिधि क्या होता है विद्यार्थी लोग बताइए, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि हम लोग को 44 दिया गया है, और यहाँ से देखिए 2 का वैल्यू हम लोग पाई का वैल्यू पता है
22/7, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका हम लोग जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आर का वैल्यू अभी निकाले 7 का स्क्वायर, बाकी पाई का वैल्यू 22/7। इस सभी वैल्यू को रखेंगे और इसका हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इस स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते हैं तो एग्जाम में आप लोग को 2 मार्क्स एकदम पक्का मिलेगा, आप लोग को वहाँ पे काटा नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम आप लोग को हूबहू इसी प्रकार को आप लोग को लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, हम लोग 2 पासा को एक बार जब फेंकते हैं तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए। 2 पासा को जब हम लोग एक बार फेंकेंगे तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो बताइए 2 पासों को फेंकने पर निम्न परिणाम क्या हो जाएगा। हम लोग 2 को कोई पासा फेंकेंगे तो जो 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, इस प्रकार हम लोग से 6 तक आ सकता है, मतलब ये 36 टर्म आ सकता है अगर 2 पासों को फेंकेंगे तो। ठीक है, ये सब संभावना है। ठीक है, ये परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें क्या बोला कि दोनों पासा सेम आने की क्या हो जाएगी, तो देखिए दोनों पासा सेम कब आएगा जब 1 होगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये सब सेम संख्या आएगा जब 2 पासा फेंकेंगे तो कितना बार आएगा, तो 6 बार ही आएगा ये। ठीक है, ये 6 बार आएगा और कुल परिणाम कितना है 36। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों पासों पर समान आने की घटना लिख दिए 6, और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जितना हम लोग घटना है वो और जितना टोटल संख्या का घटना है वो, तो यहाँ 6/36 कर दिया, 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गया। ठीक है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार एकदम बिल्कुल सही एकदम हूबहू आप लोग को एकदम सेम टू सेम आप लोग को एकदम छाप का आना, इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप लोग को बस अंक का ध्यान रखना। अंक आप लोग का चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी आप लोग को इसी प्रकार का रहने वाला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं ज्वाइन, जो सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे और लाइव चैट में कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित बंटन का, ठीक है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक आप लोग को ज्ञात करना है। तो जो बंटन है इसका बहुलक हम लोग किस प्रकार के ज्ञात करेंगे, तो हम लोग देखिए अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल लेंगे। पहले बहुलक निकालने के लिए जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका हम लोग वर्ग अंतराल लेते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो देखिए 15 का है। ठीक है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 30 से 40 के बीच। तो 30 से 40 के बीच लिख दिए, तो बहुलक का वर्ग हम लोग का 30 से 40 मिल गया। और एल निकालेंगे तो एल कितना है, तो 30, ये देखिए 30 लिख दिया। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40, देखिए 40 से 30 कितना का डिफरेंस है, तो 10 का। तो यहाँ देखिए आई का वैल्यू 10 निकल गया। F1 F6 कितना हो जाएगा, तो इसके पहले वाला देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और F2 मतलब इसके बाद वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी का वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद सूत्र जानते हैं बहुलक का क्या होता है कि M0 से हम बहुलक का डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है 1 + F1, ठीक है, 1 + F1 + F0 बटा क्या होता है 2F1 - F0 - F2 इंटू क्या होता है आई होता है। ठीक है, आई होता है। यहाँ से हम सभी का वैल्यू रख देंगे, सभी का वैल्यू हम लिख लिए हैं पहले ही, तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी एग्जाम में लिख लेना होगा दिया गया वैल्यू को। उसके बाद आप लोग को इस तरह से फार्मूला पुट करना है। फार्मूला में सारा वैल्यू को पुट करेंगे, एलसीएम करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए बहुलक कितना आ गया, तो 35.32 इसका बहुलक आ गया। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुलक कैसे प्रकार का आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माध्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, निम्नलिखित बंटन का हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग अंतराल आप लोग को दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे और वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल क्या था, वर्ग अंतराल आपको 0 से 8 था, जिसका हम लोग का बारंबारता 10 था। तो यहाँ से हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लें और फिर बारंबारता और वर्ग चिन्ह को क्या कर देंगे गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सभी को गुना कर देंगे ये दोनों के साथ, ठीक है, ये टर्म के साथ। तो यहाँ पे सारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पे FI × XI। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा FX निकल के आ गया, ये सिग्मा F हो गया। तो यहाँ पे देखिए माध्य क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F होता है। तो सिग्मा FX कितना हो जाएगा 2624 और सिग्मा F कितना हो जाएगा 144। डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम लोग को माध्य निकल के आ गया। तो माध्य कितना हो जाएगा 18.22, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को डिवाइड करना है, एकदम आप लोग का अंक चेंज रहेगा, तो आप लोग एकदम ध्यान से करना होगा, आप लोग को गलती नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से अगर करके आते तो आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स आपको पक्का मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल हम लोग अगर 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बताइए अगर कोई 2 लगातार प्रकृत संख्या का अगर गुणनफल 20 है तो उन संख्या को आप लोग को ज्ञात करना होगा। तो देखिए हम लोग माना कि 2 लगातार संख्या x तथा x + 1 है। ठीक है, हम लोग कोई मान लिया कि 2 लगातार कोई संख्या है जो x एगो माने, एगो क्या है x + 1 मान लिए। ठीक है, 2 लगातार संख्या मान लिए। तो हम लोग जब प्रश्न से चलेंगे तो क्या बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा x
ये एक संख्या x था और एक संख्या क्या है x प्लस 1, ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 20 है। तो यहाँ पे देखिए हम इसी प्रकार कर दिए x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखिए हम गुना कराएंगे x को अंदर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब 20 का हम लोग इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 हो जाएगा। और इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है, गुणनखंड तोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, ठीक है, आप लोग गुणनखंड तो आता ही होगा, तो गुणनखंड को तोड़ने के बाद आप लोग को दो को यहाँ से आप लोग का मूल निकल के आ जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो सिक्कों, ठीक है, दो सिक्कों को एक बार हम लोग उछालते हैं तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। बताइए, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखिए हम लोग दो सिक्का को जब एक साथ उछालते हैं, ठीक है, आप लोग कोई भी दो को सिक्का लीजिएगा उसको एक साथ उछालिएगा तो उसमें या तो दोनों हेड हो सकता है या दोनों हेड टेल हो सकता है, या एक हेड एक टेल हो सकता है, या एक टेल एक हेड हो सकता है, ठीक है। आप लोग दो सिक्का को उछाल के देखिएगा, आप लोग को यही 4 परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, कम से कम एक पृष्ठ आने की घटना, ठीक है, मतलब एक पृष्ठ आने की घटना वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ आने की घटना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हेड हेड, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एनी, यहाँ पे 3 निकल के आ गया, ठीक है। एक पृष्ठ मतलब एक टेल आने की घटना कितना, तो देखिए इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, कितना 3 घटना हो जाएगा ये, और टोटल घटना कितना 4 हुआ था, तो 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से बिल्कुल हम सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ताश पे पूछा जाए, या आप लोग को सिक्का पे पूछा जाए, यही 3 क्वेश्चन आप लोग से बने, सिक्का के बारे में पूछा जाए या पासा से पूछा जाए, ठीक है, यही 3 से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, इसी से आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। देखिए बहुत कम बच्चे ज्वाइन है लाइव सेशन में, तो आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को दम दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का मासा 13 तथा लसा 182 है, ठीक है। कोई दो संख्या है जिसका मासा 13 है और उसका लसा 182 है, ठीक है, मतलब लघुत्तम समवर्तक 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या आप लोग को ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहले लिख दिए क्वेश्चन में, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा दिया है, ठीक है, दिया है लिख दीजिएगा गिवन दैट, ठीक है। आप लोग लिखने के बाद यहाँ पे मासा देखिए 13 है और लसा कितना 182 है। कोई एक संख्या है जो कितना है 26 है। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लसा गुना मासा होता है। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा लसा इंटू मासा के। तो यहाँ देखिए लसा आप लोग को दिया गया 182, मासा 13 है और पहली संख्या 26 है। तो यहाँ से आप लोग को गुना करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा, तो दूसरी संख्या 91 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100% यही सब क्वेश्चन आप लोग को आएगा एकदम हो बहुत, तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम कॉपी पेन लेकर एकदम लिख लेंगे और इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण युग्म, ठीक है, कोई एक समीकरण युग्म दिया गया है कितना 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा एक समीकरण कितना है 9x इक्वल टू 2 बाई प्लस 7, ठीक है। इसको विलोपन विधि से आप लोग को हल करना है, विलोपन विधि से आप लोग हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, और 9x, ठीक है, इसको हम लोग इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो जब 2 और 5 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 8, और समीकरण 2 में जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45x माइनस 10 बाई इक्वल टू 35। तो 10 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाई से 10 बाई कैंसिल आउट, जब 45 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 39x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 27। माइनस से माइनस देखिए कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 27, और यहाँ देखिए ये उधर जाएगा तो 39 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए 9 तिया 27 और 13 तिया 39, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को 9/13 निकल के आ गया। जब आप लोग को एक्स का वैल्यू निकल जाता है तो एक्स का वैल्यू आप लोग कोई भी इक्वेशन में आप लोग पुट कीजिएगा तो वहां से आप लोग का बाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकला तो हम लोग समीकरण 1 में एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे से x का वैल्यू रख देंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9/13, और बाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। तो बाई का वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस 5/13 आ गया, और एक्स का वैल्यू 4/13 आ गया। बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। विलोपन विधि से आप लोग को इसी तरह हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क्स में आएगा बोर्ड का एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम जरूर कर लीजिएगा। विलोपन विधि से आ सकता है, वर्गगुणन विधि आ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है द्विघात बहुपद, ठीक है। कोई एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। कोई द्विघात बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आप लोगों को मान लेना है कि fx एक समीकरण है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर आप लोगों को क्या करना है व्यंजक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी इक्वल टू 0। इससे आप लोग ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कंपेयर करके हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ए बी और सी का वैल्यू। जब ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू देखिए, रखे वैल्यू तो 1 आ गया। जब डी का वैल्यू 1 आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट विविक्तर बटा 2a, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू देखिए कितना है, तो -5 है, और d का वैल्यू हम लोग अभी निकालें तो देखिए √1 हो जाएगा, और नीचे a का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जब रूट बाहर आएगा तो 1/2। तो यहाँ से 2 को मूल निकल कर आ जाएगा, एक बार प्लस वालों को लेंगे, एक बार माइनस वाले को लेंगे। प्लस वाला को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से एक बार माइनस वाले लेंगे तो 4/2 यानी 2। तो 3,2 हम लोग ये मूल निकल गया उस बहुपद का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करते हैं तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, कोई एक तार है जो वृत्ताकार है और उसका त्रिज्या जो है वो 42 सेंटीमीटर है, तो इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा बताइए। इसको जब हम लोग मोड़ के एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिख दिए प्रश्न, वृत्ताकार तार की परिधि क्या हो जाएगा, वर्ग की परिधि के बराबर हम लोग बोल दिए। तो वृत्ताकार तार की परिधि कितना होता है, तो वृत्ताकार तार की परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr लिख दिए, और वृत्त की वर्ग की परिधि क्या होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख दें 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 42 दिया गया था, त्रिज्या 42 रख दिए, 4 और भुजा निकालना लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा आ गया 66। तो आप लोग यही तो निकालना था, वर्ग की भुजा निकालना था, तो बिल्कुल यही 66 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन एकदम आसानी से कर पाएंगे, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन ये सब है, एकदम यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यदि tan 2a है वो क्या है, tan 2a इक्वल टू क्या है, cot a - 18, ठीक है, cot a - 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो यहाँ से a का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख दिया, tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री। tan 2a क्या है, तो एक न्यून कोण है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, ठीक है, cot 90 - थीटा लिख दिए। यहाँ पे क्या रहने दिए, cot a - 18, ठीक है, ऐसा ही रहने दिए। तो यहाँ देखिए cot से cot कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 90 डिग्री - 2a इक्वल टू a - 18 डिग्री। तो जब हम देखिए 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 + 18, और जब ये -2a को इधर लाएंगे तो a + 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ने पर 108, और इधर कितना हो जाएगा 3a। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 36 बार में 108 कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू 36 डिग्री। तो यहाँ से a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 36 डिग्री है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। 2 सकेंद्रीय कोई वृत्त की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई वृत्त की जीवा जो है कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है बड़ा वाला के लिए। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को जो स्पर्श करती है उसकी जीवा की लंबाई, मतलब इसका लंबाई आप लोग से पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, आप लोग यहाँ नेमिंग कर दिए। तो यहाँ से हम लोग देखिए लिख दिए हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज कैसे चलेंगे, OAB से चलेंगे, और इसे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को AB का वैल्यू निकाल लेंगे। तो AB का वैल्यू आप लोग को 4 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इतना से इतना तक का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ इतना से इतना तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही कर दिए, तो BC की लंबाई के दुगुना हो जाएगा, तो 2 × AB हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं विद्यार्थी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग एकदम 100% ये क्वेश्चन है कि आप लोग पक्का एग्जाम में आएगा, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग को सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आप लोग को मान लेना है, ठीक है। हम लोग मान लिए कोई संख्या 3 + 2√5 एक संख्या है जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन बना दिए, P/Q के रूप में लिख दिए, तो इक्वेशन 1 बोल दिए।
जहाँ पे P तथा Q एक क्या है, ये पूर्णांक है P बटा Q के रूप में, और P और Q में कोई वनिष्ठ जिसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे P बटा Q के साइड में, तो क्या बचेगा 2√5 बटा P बटा Q माइनस 3, इसको इक्वेशन बल बोल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2√5 जो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें समीकरण 2 से हम पाते हैं कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, ये परिमेय संख्या जो बराबर है एक अपरिमेय संख्या का, जो कि गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना करना है, प्रूफ लिख देना, आप लोग को 2 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर देते हैं तो आप लोग 2 मार्क्स आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताने से पहले आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी विद्यार्थी लोग लाइव सेशन में ज्वाइन है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो बताइए 15 नंबर को देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण आप लोग का है 3x। ठीक है, द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि से आप लोग को हल करना है, बस आप लोग इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन था 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 3x² माइनस √6। अब यहाँ से देखिए 2 को √6 है, तो यहाँ से फिर लिख दिए √6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर लिए, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको गुना कराएगा तो 3 ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग √3 के टर्म में लिख दें, तो √3x यहाँ से कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 2, और इधर जब माइनस √2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस √3x माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार एक बार ये टर्म को लेंगे, एक बार √3x माइनस 2 ये इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 3x और माइनस √2 को इधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस √2 इक्वल टू √2 में हो गया। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो √2 पहले से, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बचेगा 2 बटा √3। तो इस प्रकार इधर भी करेंगे तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, √2 बटा √3। ठीक है, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना ये सभी क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं, काफ़ी ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग फर्स्ट में ही आप लोग को शो करेगा, उस पर आप लोग को क्लिक करके आप लोग वहाँ से देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन भी अपलोड है उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये सभी आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए डेली लाइव क्लास में कराया जा रहा है, तो आप लोग 7 बजे जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप लोग डेली 7 PM में लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।